नहीं, ये आज हमारा जो है ना वो पार्ट 2 में लेक्चर नंबर 5 हो रहा है और नॉवल का पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जो है वो पूरी डिटेल के साथ नॉवल जो है ना वो मतलब उसके जो इम्पोर्टेंट आइटम्स थी, जो चीज़ें थी वो आपको पढ़ाई हैं। यानी ओवरऑल एक दफ़ा सारे नॉवल को हमने डिस्कस किया था। तो डेफ़िनेटली कुछ स्टूडेंट जो हैं वो नए हैं, तो उन्होंने वो लेक्चर जो है ना वो मेरे से लिया होगा, लेकिन वो मैंने रिकॉर्डिंग उनको सेंड कर दी है, ठीक है? आप वो रिकॉर्डिंग एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की थी, फिर उसके ऊपर आगे ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ़ 8 या 9 क्वेश्चन हमने करने हैं, ठीक है? मतलब पूरे नॉवल के ऊपर आपने 8 या 9 क्वेश्चन तैयार करने हैं और आपका नॉवल जो है वो तैयार हो जाएगा। यानी आप इस काबिल हो जाएँगे कि यूनिवर्सिटी अगर नॉवल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन करती है, तो आप उसका आंसर जो है वो लिख दें, ठीक है? कुछ ज़्यादा आंसर नहीं हमने इसके प्रिपेयर करने, बस 8 या 9 करने हैं। मतलब ये है कि वो भी आप देखेंगे जब 3-4 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमने बार-बार वही चीज़ें जो हैं उनको आगे-पीछे करके थोड़ा-सा रीअरेंज करके उनको किया है, लिखा है, तो उससे ही आपका पूरा नॉवल जो है वो प्रिपेयर हो गया। क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। अच्छा, ये जो पहला क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये आप क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे ना, बड़ा ही सिंपल सा है, बड़ा ही आसान सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और इसके ऊपर मैंने जो नावल का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था मैंने उसमें भी इसको डिस्कस किया था, ठीक है? जो इसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉवल है और बड़ा अहम क्वेश्चन है, सही है? अच्छा, अब बेसिकली आप अगर ये क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे ना, इसका ये आंसर, तो यू आर प्रिपेयरिंग 2 क्वेश्चन, आपके 2 सवाल तैयार हो जाते हैं। एक सवाल है जी मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल, ठीक है? दूसरा है जी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉवल। यानी अगर कैरेक्टर के ऊपर नॉवल के कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो फिर भी आपने यही लिखना है। और अगर जो उसकी अलामती अहमियत है, जो सिंबलिज़्म जो उसने यूज़ किए हैं, जो उसकी जो सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो फिर भी आपने यही लिखना है। या अगर ये क्वेश्चन आ जाए, हेमिंगवे आर्ट ऑफ कैरेक्टराइज़ेशन, ठीक है? कैरेक्टराइज़ेशन राइज़ेशन ज़ेड से भी होता है और एस से भी होता है, ठीक है ना? यानी उसकी जो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइज़ेशन है, किरदार साज़ी का जो फ़न है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अगर सिंबलिज़्म का आ जाए, ठीक है? और अगर एलेगरी आ जाए, ठीक है ना? इट इज़ एलेगरिकल नॉवल है, एलेगरिकल नॉवल, ठीक है ना? ये मैंने उस दिन ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी जब इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था। एलेगरी भी सिंबल होता है, ठीक है? अब सिंबल क्या होता है? सिंबल ये होता है कि जितने भी राइटर होते हैं वो कुछ अलामतें लगाते हैं और एक होती है अलामती स्टोरी जिसको सिंबॉलिक कहा जाता है, ठीक है ना? तो उस अलामती स्टोरी के अंदर एक इन डेप्थ स्टोरी होती है, यानी एक स्टोरी के अंदर एक स्टोरी होती है। अब जैसे यहाँ पे देखें कि बूढ़ा है, वो रोज़ मछलियाँ पकड़ने जाता है लेकिन मछली मिलती ही नहीं है। तो आखिर एक दिन वो मछली पकड़ लेता है, ठीक है? तो जब वापस ला रहा होता है तो शार्क्स अटैक कर देती हैं और सारी मछली खा जाती है। जब वो किनारे तक पहुँचता है तो सिर्फ स्केलेटन रह जाता है। तो ये एक अलामती मतलब कि ये एक आप यूँ कह लें कि एक लिटरल जो सच्ची तर्जुमा है ना वो है, ठीक है ना? जो उसने सिंबल लगाकर हमें बात की। लेकिन एलेगरी क्या है? जो असल कहानी है वो क्या वो हेमिंग्वे जिसके ऊपर इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है वो क्या है? वो ये है कि हम सब सैंटियागो की तरह हैं, लेकिन हम अपनी फिश के पीछे भाग रहे हैं। वी आर सर्चिंग फॉर आवर फिश, वी आर सेटिंग आवर गोल्स, वी आर ट्राइंग टू अचीव आवर टारगेट्स एंड गोल्स, ठीक है? तो उसके लिए हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ अगर हम वो गोल्स हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज़ दैट आर इन द फॉर्म ऑफ शार्क्स वो हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। और बाज़ अगर हम अपने टारगेट में कामयाब हो जाते हैं,
बाज़ का जो है वो जो प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टी है उनके सामने हम घुटने टेक देते हैं, ठीक है? तो असल में जो है ना वो कहानी इंसानों की बयान कर रहा है, जो उसने एलेगरी लगाई है। तो देखें कि मतलब ये है कि इसमें क्वेश्चन में देखें कितनी डेप्थ है कि आपने सिंपल सा आप एक दफ़ा पढ़ेंगे, मेरा ये दावा है कि आपको ये याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि ये कितना मल्टी आंसर है और किस तरह के आपके जो है ना कितने आंसर आप तैयार हो, इसके ऊपर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर सिंबलिज़्म वाला आ जाए तो आपने यही लिखना है। अगर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइज़ेशन आ जाए तो यही लिखना है। अगर ये आ जाए कि डिस्कस द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल तो फिर भी यही लिखना है। अगर ये नॉवल जी वाला ये एक एलेगरी है, तो फिर भी आपने यही लिखना है। यानी आपके एक क्वेश्चन प्रिपेयर करने से 4-5 जो क्वेश्चन है वो आपके तैयार हो। क्लियर हो सर गया? ये पॉइंट्स में ही लिखना है इसी तरह? देखिए, जो पॉइंट्स हैं ना यहाँ पे, ये सिर्फ़ आपकी आपकी सहूलत के लिए, ठीक है? वरना आप पॉइंट्स ना लिखें, आप पॉइंट्स लिख भी दें तो कुछ कोई हर्ज नहीं है, सही है? पॉइंट्स लिख दें, पॉइंट्स के मतलब क्या आप हेडिंग की बात कर लीजिए। जी सर। हेडिंग लिख भी दें, तो कोई हर्ज नहीं है, ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है ना? ये कोई ऐसी बात नहीं, बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि पेपर में हेडिंग देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। हेडिंग दे लें, कोई बात नहीं, बाकी पेपर में हेडिंग देते रहे, इंग्लिश के पेपर में भी हेडिंग दे लें। लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो विदाउट हेडिंग्स लिखते हैं, तो आप भी विदाउट हेडिंग लिख दें। लेकिन अगर आप हेडिंग दे भी लेते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं। बहुत सी ऐसी जी मिथ्स हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जो हमने एग्ज़ाम के साथ और पेपर अटेम्प्ट के साथ हमने वो नत्थी की होती हैं। उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है, ठीक है ना? जैसे एक जी सर। मिथ है जी कि आप जब वो एडमिशन सेंड करते हैं ना, तो आपने अपना मीडियम सेलेक्ट किया उर्दू, किसी ने सेलेक्ट किया इंग्लिश। फ़र्ज़ किया कि पॉलिटिकल साइंस का जो आप पेपर है वो आप उर्दू में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं, ठीक है ना? इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगा ना, लेकिन उससे हट के जो बाकी पेपर्स हैं, जैसे जर्नलिज़्म हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एजुकेशन हो गई, तो वहाँ पे मीडियम लिखा होता है कि उर्दू या इंग्लिश। तो स्टूडेंट जो कहता है कि मैंने इंग्लिश में देना है, अब वो जी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता है, एडमिशन भी चला जाता है, तो बाद में स्टूडेंट पता है फ़ोन करके, मैसेज करके क्या पूछते हैं कि साला मुझे तो मार्केट से किताब ही नहीं मिल रही है और मैंने मीडियम जो है ना मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है, मुझे इंग्लिश में किताब ही नहीं मिली, किताबें सारी उर्दू में मिल रही हैं, तो अब मैं क्या करूँ? तो उसका सिंपल सा हल ये है कि आप वो पेपर आप उर्दू में लिखिए, कोई मज़ाक़ा नहीं है, ठीक है ना? जी सर। अगर आपने उर्दू सेलेक्ट किया हुआ है और आपको लग रहा है कि मुझे इंग्लिश बड़ी ज़बानी से आती है, मुझे मेरा उसमें फ्लो बना हुआ है, तो आप वो पेपर इंग्लिश में अटेम्प्ट कर दें। आप आधे उर्दू में अटेम्प्ट कर लें, आधे इंग्लिश में अटेम्प्ट कर दें, कोई मसला ही नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये सर फिर भी स्टूडेंट पास हो जाते हैं? ओहो! मैं कहता हूँ देखिए जो मीडियम है ना मीडियम का मतलब है टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना है, ठीक है ना? मीडियम का ये मतलब नहीं है कि आपने जो सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना? कि आपने उसी में बाउंड हो गए हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप देखें, आप पॉलिटिकल साइंस का जर्नलिज़्म का जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, आप वो पेपर देखें, एक ही पेपर के ऊपर उर्दू भी लिखी होती है, इंग्लिश भी लिखी होती है। अब जी होना तो यही चाहिए ना कि जिसने उर्दू सेलेक्ट की उसको सिर्फ़ उर्दू वाला पेपर दिया जाए, जिसने इंग्लिश सेलेक्ट की उसको इंग्लिश वाला पेपर, ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करती है, यूनिवर्सिटी ये करती है कि एक ही पेपर के ऊपर आधी एक तरफ उर्दू लिखी होती है, एक तरफ उसके सामने उसकी इंग्लिश लिखी होती है। ऐसे ही होता है ना, जी सर। है नहीं? तो इसका मतलब है कि ये आपकी मर्ज़ी है, आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर लें, आप उर्दू में अटेम्प्ट उन्होंने चेक करना है। उनके पास उर्दू वाला वही प्रोफ़ेसर उर्दू वाला चेक कर रहा होता है, वही प्रोफ़ेसर इंग्लिश वाला चेक कर रहा होता है, कोई इसमें कोई तमीज़ नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये एक मिथ है। दूसरी मिथ ये है कि फलाँ यूनिवर्सिटी जो है ना जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी जी बड़ी टफ मार्किंग करती है। ये भी टोटली मिथ है। कोई ऐसी ऐसी हकीकत नहीं है। सही है ना? जी ये जी सर। एवें ही स्टूडेंट ने अपने पास से बातें गढ़ी मतलब कोई सख्त मार्किंग नहीं करती। उनकी कोशिश होती है कि स्टूडेंट जो है ना मैक्सिमम पास हो। तीसरी ये है जो सारी क्लासेस के अंदर एक मिथ पाई जाती है। इंग्लिश का पेपर जब वो अटेम्प्ट करते हैं, इडियम्स आते हैं, तो इडियम्स का उर्दू मीनिंग लिख देते हैं। अब ये बड़ी अजीब-सी बात है, बड़ी अजीब-सी मिथ है। You are attempting paper of English language, but you are writing the meaning in Urdu. किसी का इस तरफ तवज्जो नहीं है।
ठीक है। जी सर। अगर आपने मीनिंग लिखना है ये इडियम का, तो यू शुड राइट इन उर्दू, यू शुड राइट इन इंग्लिश, नॉट इन उर्दू, क्योंकि पेपर आप देखे ना, समझ से बालदार बात है। तो बहुत सी ऐसी जो बातें हैं ना, वो गलत जो है ना, वो मनसूब की जाती हैं कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब जी ये सर। देखो, सिंपल सा मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, और इसके ऊपर देखेंगे कितनी इसके ऊपर डिबेट हो रही है, कितने इसके ऊपर क्वेश्चन जो है ना वो बन रहे हैं। ठीक है, और आप एक दफा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। जी सर। जी। अब इसका आंसर जो है पढ़ देता हूँ। इस तरह हेडिंग, बात शुरू हुई थी हेडिंग से, आप हेडिंग के साथ भी लिख ले, हेडिंग के बगैर बगैर भी लिख ले, कोई इशू नहीं है, नो इशू। ठीक है सर जी। अच्छा जी, सैंटियागो, सैंटियागो ही इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द नॉवल, यानी मरकजी किरदार है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं टाइप करेक्टर, टाइप करेक्टर। अब टाइप करेक्टर का ये मतलब नहीं कि किस्म करेक्टर, क्योंकि टाइप का मतलब किस्म होता है, टाइप करेक्टर का मतलब होता है नुमाइंदा किरदार। ठीक है ना, जो सबका सिंबल होता है, जिस तरह ये नुमाइंदा है इंसानों का, तो सैंटियागो जो है वो एक टाइप करेक्टर है। ही इज द सिवियर विक्टिम ऑफ लोनलीनेस, तन्हाई का शिकार है। ही लिव्स इन अ स्मॉल कॉटेज नियर शोर, शोर कहते हैं साहिल, साहिल के पास एक छोटे से झोंपड़े में रहता है, कॉटेज झोंपड़ा। ही गोज विदाउट फिशिंग फॉर द लास्ट 85 डेज, पिछले 85 दिन से मछलियां पकड़ने जा रहे हैं, बट ही डजंट लूज हार्ट, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। ऑन 86 डे ही कैचेज अ बिग फिश, एक बड़ी मछली पकड़ता है, मार्लिन, जिसका नाम मार्लिन है। बट एट द एंड इज डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ होता है महरूम होना, इज डिप्राइव्ड ऑफ द फ्रूट ऑफ हिज लाइफ, जिंदगी के फल से, यानी अपनी कोशिश स्ट्रगल के इस फल से वो महरूम हो जाता है, बाय द क्रूअल अटैक्स ऑफ शार्क्स। सैंटियागो इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये इंसानों की अलामत है, यानी ये हम सब का टाइप है, हम सब का नुमाइंदा है। क्लियर हो गया? ओके जी। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है जी मैनोलिन, वो जो लड़का है। ठीक है, इसका नॉवल में इतना रोल नहीं है, ये नॉवल के शुरू में है या एंड पे है, बीच में ये मिसिंग है। ठीक है, ही इज अ यंग बॉय हु इज ओनली प्यूपल, प्यूपल कहते हैं स्टूडेंट, अप्रेंटिस, शागिर्द, जो बूढ़े का शागिर्द है, हेल्पर है, एंड फ्रेंड ऑफ द ओल्ड मैन एट द सी, और खुशकी पाल और समंदर में उसका दोस्त है। फर्स्ट 40 डेज ही अकम्पनीज, अकम्पनीज का मतलब होता है साथ देना, ही अकम्पनीज द ओल्ड मैन, वो बूढ़े के साथ जाता है, बट आफ्टर 40 डेज, लेकिन 40 दिन बाद, हिज पेरेंट्स शिफ्ट हिम टू अनदर बोर्ड सेइंग दैट ओल्ड मैन इज अ सिलाव, सिलाव कहते हैं बदकिस्मत, क्योंकि जब बूढ़े बूढ़ा वो 3 माह से मछली नहीं ना पकड़ सका, ठीक है ना, 40 दिन तक वो मछली नहीं पकड़ सका, तो लड़के ने कहा, लड़के के वालिदैन ने कहा कि ये तो सिलाव है, लिहाजा तुम इसकी कश्ती छोड़ दो, किसी और के साथ जाओ। ठीक है, बट ही स्टिल लव, अब वो काम किसी और के साथ कर रहा है, बट ही स्टिल लव्स एंड रिस्पेक्ट्स एस्टार, लेकिन अब भी वो बूढ़े की इज्जत करता है, तकरीम करता है, उससे मोहब्बत करता है, एंड हेल्प्स हिम, और उसकी मदद भी करता है। काम किसी और के साथ कर रहा है, लेकिन वो बूढ़े के साथ बहुत अटैच है। ही इज वेरी अटैच टू द ओल्ड मैन, बड़ा मानूस है जी, अटैच टू यानी मानूस है। ही ब्रिंग्स फूड फॉर हिम, उसके लिए खाना लाता है, हैज गॉसिप विद हिम, उसके साथ गप लगाता है। ठीक है ना, एंड इनकरेजेस द ओल्ड मैन, और बूढ़े की दिलजोई करता है, उसके हौसले बुलंद करता है। मैनोलिन, ये डी कट, मैनोलिन इज अ सिंबल ऑफ यूथ एंड करेज, तो इसकी अलामती अहमियत क्या है कि ये यूथ का, जवानी का, ताकत का और हौसले की अलामत है। उसके बाद है जी मार्लिन द फिश, इट इज वेरी ह्यूज फिश, बहुत बड़ी मछली है, कार्ड बेरा ओल्ड मैन, यानी बूढ़े ने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ी जितनी उसने आप पकड़ ली है। ठीक है ना, वो कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है। इट गिव्स वेरी टफ टाइम टू द ओल्ड मैन, बूढ़े को बड़ा एक टफ टाइम देती है। इट पुल्स द ओल्ड मैन अलोंग विद हिज स्किफ, स्किफ कहते हैं स्मॉल बोट, ये बूढ़े को कश्ती समेत खींचती है, यानी इतनी ताकतवर होती है। 3 days एंड नाइट, 3 दिन और 3 रात तक। इट इज 18 feet लॉन्ग,
इसकी लेंथ कितनी है जी 18 फीट एंड हैज पर्पल स्ट्रिप्स, अर्गवानी पट्टियां इसके बॉडी के ऊपर जो है ना वो अर्गवानी पट्टियां बनी हैं, पर्पल स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी, पर्पल स्ट्रिप्स अर्गवानी पट्टियां, इन बड़ी खूबसूरत प्यारी है जी मार्लिन। एट द एंड इट इज ईटन अवे, इसको खाया जाता है, यानी ये खाई जाती है बाय द शार्क, शार्क्स इसको खा जाती है। मार्लिन इज द सिंबल ऑफ आवर एम्स एंड गोल्स इन लाइफ। ये अब ये सिंबल किस चीज का है? ये हमारे मकासद, हमारे एम्स, हमारे टारगेट्स, ठीक है ना, हमारी विशेज, एम्बिशन, उनका सिंबल है। ओके जी, उसके बाद है जी शार्क्स। शार्क्स इन द नॉवल शार्क्स रिप्रेजेंट, यानी ये नुमाइंदा हैं जी, नुमाइंदगी करती हैं द हॉस्टाइल फोर्सेस, मुखालिफ कुव्वतें, ठीक है ना, ऑफ नेचर, यानी फितरत की मुखालिफ कुव्वतें। मुखालिफ कुव्वतें क्या होती हैं कि जब इंसान जिंदगी के अंदर कोई टारगेट सेट करता है तो फिर उसको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। जब तक वो टारगेट सेट नहीं करता बड़ा पीसफुल रहता है, कोई मुश्किलात नहीं आती, लेकिन जो ही वो टारगेट सेट करता है तो हॉस्टाइल फोर्सेस ऑफ नेचर जो है वो एक्टिव हो जाती है। दे अटैक द फिश वन बाय वन, एक एक करके हमला करती है। फर्स्ट पहले वो एक एक करके हमला करती हैं, एंड इन द पैक्स लेटर ऑन, और बाद में वो ग्रोह की शक्ल में हमला कर देती है। दे डिप्राइव द ओल्ड मैन ऑफ द फ्रूट ऑफ हिज लॉन्ग एफर्ट्स, उसकी कोशिश के फल से उसको महरूम कर देती है। ओल्ड मैन किल्ड सम ऑफ देम, कईयों को तो वो मार देता है, बट एज दे वर लार्ज इन नंबर, क्योंकि वो तादाद में ज्यादा थी, ठीक है ना, मतलब कि इतना बड़ा समंदर तो शार्क्स भी ज्यादा है, ठीक है। सो दे डिफीटेड द ओल्ड मैन आउटवर्डली, जाहिरी तौर पर उसको शिकस्त दे दी। अब जाहिरी तौर पर इसका क्या मतलब है कि वो उसकी मछली तो खा गई है, ठीक है ना, बूढ़े को हरा दिया है, लेकिन वो बूढ़े का जो अज़म है, जो स्ट्रगल है, उसको आगे, उसके आगे बैरियर नहीं डाल सकी, उसके अगर फुल स्टॉप नहीं लगा सकी। शार्क्स आर अ सिंबल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज इन लाइफ, ये जिंदगी में मसाइल, तकलीफ, उसका सिंबल है। क्लियर हो गया जी? जी सर। जी सर। और लास्ट पे जी सी, समंदर। समंदर भी एक किरदार है, ठीक है ना। सी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ द नॉवल, नॉवल में समंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है। हेमिंगवे हैज ट्रीटेड द सी एज अ लिविंग बीइंग, यानी जैसे एक जिंदा किरदार होता है, ठीक है ना, जिंदा किरदार के तौर पर ट्रीट किया है। इट इज वेरी काइंड, ये बड़ा शफीक है, एंड प्रोवाइड सबसिस्टेंस रोजी टू द ह्यूमन, इंसानों को ये रोजी रोटी फराम करता है, ठीक है ना। समटाइम्स इट बिकम्स वेरी क्रूअल एंड हार्श, बाद का ये बड़ा सख्त भी हो जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स रोल कैनॉट बी डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है इनकार करना, इसकी मतलब कि अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, समंदर के किरदार की अहमियत से नॉवल में कोई इनकार नहीं कर सकता। सी इज अ सिंबल ऑफ वर्ल्ड, और समंदर जो है वो इस दुनिया की अलामत है। हाँ जी, क्लियर हो गया? अब आप इसको कर लेंगे।